नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम में आर्ट क्लासेस में। साथियों, आज आपकी क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मुगल वंश के सबसे श्रेष्ठ एवं महान शासक अकबर के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बारे में पूरा विधिवत अध्ययन किया हुआ था। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे महान शासक मुगल काल के अकबर के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। अकबर जो कि हुमायूं का बेटा होता है और आगरा की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं जो कि 1555 ईस्वी में 56 ईस्वी में जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के 17 दिनों के उपरांत जो है अकबर का राज्याभिषेक या राज्यारोहण होता है। तो 1540 ईस्वी में जब बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं बुरी तरीके से परास्त हुआ था और शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं को हिंदुस्तान से निष्कासन करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो हिंदुस्तान से जब हुमायूं का निष्कासन हुआ था, हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए हुमायूं को मजबूर होना पड़ा। तो उसमें हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, वो गर्भवती थी। अब वो गर्भवती थी तो इसलिए जो है हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को पंजाब के एक शासक थे महाराजा बीरसाल के महल में ही, जो कि पंजाब के कलानौर के शासक थे, बीरसाल के महल में ही अपनी पत्नी को सुरक्षित अपने संरक्षकों के नियंत्रण में रख दिया, देख रेख में। और उसके बाद वहीं पे ही हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, जो कि अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम, इन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म होता है पंजाब के महाराजा बीरसाल के महल में। और 1542 में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है और अकबर का पूरा देख रेख जन्म से लेके पूरा शुरुआती दौर में उसकी शुरुआती अवस्थाओं की सारी देख रेख जो है एक हिंदू शासक महाराजा बीरसाल के महल में हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि अकबर के ऊपर हिंदू धर्म का पूरा पूरा प्रभाव था। ठीक है, क्योंकि अपना शुरुआती जीवन जो है अकबर ने हिंदू शासक महाराजा बीरसाल के महल में ही बिताया हुआ था, जिससे उसके ऊपर हिंदू धर्म का पूरा पूरा प्रभाव था। तो मुगल वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर अकबर का अमरकोट के राजा बीरसाल महल में इसका जन्म हुआ था। और इसकी अकबर की जो धाय माँ थी वो माहम अनगा थी। इनके बचपन का नाम अगर देखा जाए अकबर के, तो अकबर के बचपन का नाम जो था वो बदरुद्दीन था। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, वो बदरुद्दीन था। अकबर की योग्यता के आधार पर अकबर को बहुत सारे जो है उपाधियां मिली हुई हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि करके अर्थ असियानी एक उपाधि मिली है, अर्थ असियानी। अर्थ असियानी का मतलब होता है कि स्वर्ग में रहने वाला। तो अकबर को अर्थ असियानी की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा जगदीश्वर की उपाधि भी अकबर को दी गई, जगदीश्वर। दक्षिण का बादशाह, दक्षिण का बादशाह अकबर को बोला गया। इसके अलावा प्रबुद्ध निरंकुश शासक। आप लोग उपाधियों को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी किसी एक उपाधि को लेकर पूछ लेता है कि किस मुगल शासक को इसकी उपाधि दी गई है। ये अर्थ असियानी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है और अर्थ असियानी का मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला। इसके बाद इमाम की उपाधि इसको दी गई थी। इमाम जो कि इस्लाम में धार्मिक नेता होता है, इस्लाम का धार्मिक नेता होता है, उसे इमाम कहा जाता है। तो इमाम की जो है उपाधि अकबर को दी गई थी। और मजहर की घोषणा के बाद 1579 के आसपास इसने जो है मजहर की घोषणा की थी और उसी के बाद इसको इमाम की जो है उपाधि दी गई थी। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर को मनुष्यों का जन्मजात शासक बताया है। अकबर को मनुष्यों का जन्मजात शासक किसने बताया है? इतिहासकार स्मिथ ने। इसके अलावा आरपी त्रिपाठी ने अकबर को क्या कहा है? अपने युग का जन्मदाता। अपने युग का जन्मदाता आरपी त्रिपाठी ने अकबर को कहा है। एल्फिस्टन, इतिहासकार एल्फिस्टन ने मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक अकबर को बताया है। अकबर को मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक बताया है इतिहासकार एल्फिस्टन ने। तो स्मिथ, आरपी त्रिपाठी और एल्फिस्टन तीनों की एक कथन बहुत ही स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है अकबर के बारे में, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अकबर के जो गुरु थे वो बयाजिद बयात थे। बयाजिद बयात, ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। हालांकि अकबर के गुरु जरूर थे, लेकिन अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। इसके जो समकालीन शासक थे अकबर के, समकालीन शासक के बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो समकालीन शासक जो थे वो इंग्लैंड में एलिजाबेथ थे। इंग्लैंड में एलिजाबेथ थी। फ्रांस में हेनरी चतुर्थ था। हेनरी चतुर्थ, हेनरी चतुर्थ फर्स्ट, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इस बात में भी आप नोट करिएगा। तो फ्रांस में हेनरी चतुर्थ था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि मध्य एशिया में अब्बास था। मध्य एशिया में अकबर के समकालीन अब्बास था, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं अकबर के बारे में। 1546 ईस्वी में, 1546 ईस्वी में जब अकबर की खतना हो रहा था, अकबर का खतना हो रहा था,
तो खतने के समय हुमायूं ने इसका नाम क्या रखा था? हुमायूं ने इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खतने के समय इसका नाम हुमायूं ने रखा, ठीक है, 1546 ईस्वी में। और हुमायूं ने 1555 ईस्वी में, 1546 ईस्वी में हुमायूं ने इसका नाम क्या रखा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसके खतने के समय। जबकि 1555 ईस्वी में हुमायूं ने इसे युवराज घोषित किया था। हुमायूं ने इसे युवराज घोषित कब किया? 1555 में। ये अब अपनी देख रेख में ये निपुण हो गया है, अभी इसको युवराज घोषित कर दिया जाए। और इसके जो अकबर के पहले संरक्षक थे मुनीम खां को हटा के बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त किया 1555 में। बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त किया। और बैरम खां, जिसे अकबर जो है खान बाबा कहते थे, जिसे अकबर क्या कहते थे? खान बाबा। ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अकबर की अकबर के जब थोड़ा सा जानकार हुआ तो उसके शुरुआती जो है शासन के दौरान बैरम खां ही अकबर को पूरा संरक्षण देता था, तो इसलिए अकबर इसको क्या कहते थे? बैरम खां को खान बाबा। इसके अलावा अगर बात की जाए, हुमायूं की मृत्यु जब हुई थी, हुमायूं की मृत्यु 14 फरवरी 1555, मतलब हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1555 को 1555 को सॉरी 1556 को 14 फरवरी 1556 को इसका जो है क्या किया गया? राज्यारोहण करवाया गया। और राज्यारोहण कहाँ करवाया गया? गुरुदासपुर के निकट। गुरुदासपुर के निकट कहाँ पे? मतलब गुरुदास कलानौर में। गुरुदासपुर के निकट कलानौर में इसका गुरुदासपुर के निकट कलानौर में इसका राज्याभिषेक करवाया गया। और जो पंजाब के राणा बीरसाल थे, महाराजा बीरसाल, उनके महल में ईंट की चौकी पर इसका जो है राज्याभिषेक करवाया गया। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु जो जब हुई थी, 17 दिनों तक हुमायूं की मृत्यु को छुपाया गया था, क्योंकि इसमें जो है उससे वहां पे भावनाएं भड़क सकती थी। और कोई और भी अपने आप को शासक बनने के लिए जो है ऐलान कर सकता था, ऐसा करता, इसलिए अकबर को इस बात को गुप्त रखा गया। और जब अकबर का राज्याभिषेक हो गया तो उसके बाद ही इस बात को प्रकट किया गया। तो अब अकबर जब इसका राज्याभिषेक हुआ अकबर का, तो राज्याभिषेक होने के बाद इसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। और जब इसका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को, इसका जब राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक, तो इस समय इसकी जो उम्र थी मात्र 13 वर्ष और 4 महीने की थी। 13 वर्ष और 4 महीने की इसकी उम्र थी अकबर की। इसके बाद जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां एक सिया संप्रदाय से था। और दिल्ली की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो सुन्नी संप्रदाय से थी। तो बैरम खां और अकबर के बीच ये भावना इस कदर जो है आहत हो गई कि दोनों के बीच परिणाम युद्ध के रूप में सामने आया। और तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में एक युद्ध होता है, तिलवाड़ा का युद्ध। कब होता है? 1560 ईस्वी में। इसमें बैरम खां को अकबर परास्त करता है। और बैरम खां के सामने अकबर दो शर्त रखता है, या तो वो किसी दूर के राज्य का सूबेदार बन जाए, या तो हज यात्रा पर चला जाए। तो बैरम खां जो था वो हज यात्रा को चुना। और जब हज यात्रा पर जा रहा था तो गुजरात के किसी शासक ने बैरम खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। शुरुआती युद्ध में अकबर जो था, बैरम खां अकबर का बहुत साथ दिया हुआ था। और कहा जाए तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक 3-4 साल लगातार अकबर का जो है वो संरक्षक बना रहा, मतलब युद्ध में साथ देता रहा। लेकिन भावना इस कदर आहत हो गई संप्रदाय को लेकर कि परिणाम युद्ध के रूप में आया। और बैरम खां की क्या हो गई? हो जाती है हज यात्रा पर जाते समय मृत्यु हो जाती है। तो बैरम खां की जब मृत्यु होती है 1560 ईस्वी में, इसके बाद बैरम खां के जाने के बाद प्रारंभ में अकबर का प्रभाव जो था वो अकबर के ऊपर किसका प्रभाव था? हरम दल का प्रभाव था। हरम दल का मतलब ये होता है कि बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर के ऊपर अकबर के राजमहल में महिलाओं का प्रभाव होने लगा। और महिलाओं का प्रभाव इस कदर बढ़ गया कि हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा, जीजी अनगा, अतगा खां जैसे लोगों के अंडर में जो है अकबर को काम करना पड़ा। और उसे क्या कहा जाता है? उसे ही पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है, जो कि इतिहास में जो है अकबर के बारे में सुनने को मिलता है। 1560 से लेकर 1562 2 साल का शासनकाल जो है अकबर का, वो पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है, क्योंकि अकबर के ऊपर महिलाओं का पूरा पूरा बस हो गया था। जिसे 1562 ईस्वी में ने अकबर ने इस दल से, हरम दल से या पेटीकोट सरकार से अपने आप को क्या कर लिया था? मुक्त कर लिया था। बहुत समय नहीं लगा था अकबर को इस पेटीकोट सरकार शासन से, पर्दा शासन से हटने में अपने आप को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गद्दी प्राप्त करने से पूर्व जो था वो अकबर क्या था? तो गद्दी प्राप्त करने से पूर्व अकबर जो है गजनी का सूबेदार था।
बाद में वह लाहौर और पंजाब का भी सूबेदार था, लेकिन गजनी का सूबेदार था। और मुगल बादशाहत प्राप्त करने के लिए अकबर को जो है 5 नवंबर 1526 को एक युद्ध करना पड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके पहले अगर बात की जाए तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आगे हम लोग देखते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। इसको 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1526 ईस्वी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 1556 ईस्वी को किसके किसके बीच होता है? तो ये अफगान सरदार आदिल शाह सूरी एवं उसके सेनापति जो था हेमू। आदिल शाह सूरी का योग्य सेनापति था हेमू। और इधर अकबर, अकबर की तरफ से कौन था? अकबर की तरफ से था बैरम खां। अकबर की तरफ से था बैरम खां। और आदिल शाह सूरी की तरफ से कौन था? आदिल शाह सूरी की तरफ से कौन था? तो आदिल शाह सूरी की तरफ से था हेमू। हेमू जो कि दिल्ली का एक बनिया था। हेमू दिल्ली का एक बनिया था। और हेमू अब तक 22 युद्ध जीत चुका था। पानीपत के द्वितीय युद्ध से पहले हेमू 22 युद्ध जीत चुका था। और ऐसा कहा जाता था कि इस युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, हेमू जो था लगभग लगभग जीत ही चुका था कि अचानक उसका जो हाथी था हवाई, हेमू का एक हाथी था और उस हाथी का नाम था हवाई। तो हवाई हाथी से जो है हेमू जो था वो नीचे, गलती से नीचे गिर गया युद्ध लड़ते लड़ते। और उसकी सेना ने माना कि हेमू जो है वो मर गया। और उस हेमू की सेना का आत्मविश्वास बहुत कम हो गया। और इसका फायदा सौभाग्यशाली अकबर को मिला। और सौभाग्यशाली अकबर यह युद्ध जीत गया, क्योंकि हेमू को जो है हवा हाथी से गिरते हुए देखना बहुत बड़ा था, बड़ा दुर्भाग्य था अपनी उसकी सेना के लिए। और इसकी सेना का मनोबल टूट गया था। हेमू जो कि एक महान योद्धा था, अब तक 22 युद्ध जीत चुका था। और हेमू ही था जो कि अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो हेमू था। एग्जाम से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इस युद्ध के लिए जो है किसी इतिहासकार आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी। हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। जबकि अकबर का विजय एक दैवीय संयोग था। आरपी त्रिपाठी ने इसके बारे में कहा है। ठीक है। इसके उपरांत जो अकबर ने युद्ध जीता 1556 ईस्वी के बाद, अकबर के द्वारा जो युद्ध जीते गए, जो कि बैरम खां एवं महामनगा की देख रेख में जीता गया था। जैसे 1557 में बिहार एवं मानकोट, 1557 में बिहार एवं मानकोट को जीता गया, बिहार एवं मानकोट। इसके अलावा 1558 में भी जो है इसने अजमेर, 1559 में ग्वालियर, 1557-58 में, 1557-58 में इसने अजमेर और ग्वालियर को जीता, अजमेर और ग्वालियर को जीता। और ये जितने भी युद्ध थे ये सब बैरम खां के संरक्षण में और महाम अनगा के संरक्षण में जीता था। 1560 में जौनपुर, 1560 में जौनपुर को जीता था इसने। और 1561 में चुनारगढ़ को जीता था। चुनारगढ़ की विजय इसने प्राप्त की थी 1561 में। और ये सब विजय किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में और महामनगा के संरक्षण में था। लेकिन जो 1562 ईस्वी का मालवा का विजय होता है, 1562 ईस्वी का मालवा का विजय, मालवा का विजय, ये अकबर की खुद की पहली विजय मानी जाती है। क्योंकि 1562 में ना तो बैरम खां था, ना तो महामनगा था। 1562 का जो युद्ध होता है, मालवा युद्ध के ऊपर जो अभियान चलाता है, ये अकबर की खुद की पहली विजय अभियान मानी जाती है। क्योंकि इसके पहले जो था सबके ऊपर किसका प्रभाव था? बैरम खां और महामनगा का प्रभाव था। इसके अलावा अगर बात की जाए, 1562 ईस्वी में ही अजमेर के शासक थे, 1562 ईस्वी में ही अजमेर के शासक थे राजा भारमल या बिहारी। राजा भारमल, ये कहाँ के शासक थे? अजमेर के शासक थे। कहाँ के? अजमेर के शासक थे। अजमेर के शासक। और अजमेर के ऊपर जब चढ़ाई की अकबर ने, अभियान शुरू किया, तो अजमेर के शासक बिहारी मल या राजा भारमल या बिहारी मल बिना किसी युद्ध के साथ अकबर के अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। और भारमल की जो पुत्री थी, भारमल की जो ज्येष्ठ पुत्री थी, ये हरखाबाई या जोधाबाई, इन्हीं का नाम था हरखाबाई, या इन्हीं को ही जोधाबाई कहा जाता है, जोधाबाई। से अपनी जोधाबाई जो कि राजा भारमल की ज्येष्ठ पुत्री थी, से अकबर का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और अपने आप को जो है एक शहजादा, जिससे ही जो है क्या हुआ था, हरखाबाई या जोधाबाई से ही
जो कि मुगल वंश का अगला शासक होता है जहांगीर, जिसका नाम क्या होता है बचपन का? सलीम। सलीम नाम, क्योंकि अकबर जो था वो चिश्ती संप्रदाय का संरक्षक था, और शेख सलीम चिश्ती से अकबर का बहुत लगाव था। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम से ही हरखाबाई या जोधाबाई या अकबर के खुद का जो बेटा हुआ, उसका नाम इसने क्या रखा? सलीम रखा था, शेख सलीम चिश्ती से प्रभावित होकर, जो कि जिसका आगे चल के नाम जहांगीर होता है, आगे जहांगीर के नाम से ही शासन करता है। तो हरखाबाई से जोधाबाई से जो है अकबर का विवाह हो जाता है, और अकबर ने, जो कि भारमल का दत्तक पुत्र था, भगवान दास, और इसके पौत्र कौन थे? मान सिंह। भगवान दास और मान सिंह, पौत्र क्या था? मान सिंह। दोनों को क्या किया? उच्च मनसबदार अपने राज्य में प्रदान किया। और लगभग ये मान के चलिए 7,000 का मनसबदार दोनों को, 7,000 का मनसबदार दोनों को प्रदान किया हुआ था, एक को 5,000, एक को 7,000। और 1562 ईस्वी में अकबर का इतिहास जो कहता है, इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके 3 प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध इसने लगा दिया था। मतलब 1562 में दास प्रथा पर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर, और इसके अलावा 1564 में जजिया कर पर। 1564 में जजिया कर को क्या किया? समाप्त कर दिया था अकबर ने, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और तीनों करों को समाप्त करने वाला शासक बार बार इतिहास में क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा इसने बाल प्रथा, बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया हुआ था। महामनगा का जो पुत्र था अधम खां, महम को अकबर ने स्वयं मारा था। अधम खां कौन था? अधम खां, जो कि माहम अनगा, जो कि अकबर की धाय माँ थी, माहम अनगा, इसका जो पुत्र था अधम खां का। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अधम खां को किसने मारा? तो अधम खां को स्वयं अकबर ने मारा था। किस लिए? क्योंकि जो अकबर का प्रधानमंत्री था अतगा खां, अकबर का प्रधानमंत्री था अतगा खां, एक युद्ध में लौटने के बाद जब इसे अतगा खां ने, आदम खां ने इससे पूरा ब्यौरा मांगा उसका, और अतगा खां ने इस ब्यौरे को देने से मना कर दिया, तो जो कि अकबर का प्रधानमंत्री था अतगा खां, तो अदम खां ने इसकी क्या कर दी? अकबर के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। तो बाद में गुस्से में अकबर ने अधम खां को भी छत से नीचे ढकेल कर इसकी हत्या कर दी थी, जिसके, जो कि अकबर की धाय माँ का पुत्र था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 1564 ईस्वी में एक क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा नाम, गोंडवाना, जो कि एक शासक, गोंडवाना एक राज्य था, वहां की शासिका थी दुर्गावती। गोंडवाना की शासिका थी दुर्गावती। गोंडवाना की शासिका दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। अकबर की जो सेना थी, इससे घिर जाने के कारण 1564 में गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती ने 1564 ईस्वी में शत्रु से घिर जाने पर आत्महत्या कर ली थी। बार बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 1567 और 68 ईस्वी में, 1567-68 ईस्वी में इसने मेवाड़ अभियान किया। ठीक है, मेवाड़ अभियान। वहां के शासक थे उदय सिंह, और उदय सिंह की राजधानी जो थी वो कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़ थी, और कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़ थी। तो मुगलों ने जो है मेवाड़ एवं कुंभलगढ़ पर बाद में अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से बाद में उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर को बनाया था। इसके बाद फिर जो अगला युद्ध होता है, वो होता है 18 जून 1576 को, हल्दी घाटी का युद्ध। तो अब हम लोग हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। महाराणा प्रताप, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना होती है, महाराणा प्रताप की सेना होती है, दूसरी तरफ मुगलों की सेना होती है। और मुगलों की सेना की तरफ से कौन था? मान सिंह था। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति था वो हकीम खां सूर था। हकीम खां सूर। दोनों तरफ से मुस्लिम जनसंख्या थी एक, और दोनों तरफ हिंदू जनसंख्या थी। इसलिए इस युद्ध को सांप्रदायिक युद्ध नहीं कहा जाता है, क्योंकि अकबर का इससे केवल उद्देश्य था मेवाड़ पर अधिकार करना। लेकिन बाद में इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि महाराणा प्रताप इसमें पराजय होते हैं और अरावली की पहाड़ियों पर वापस भाग जाते हैं। और लेकिन बात ये होती है कि मेवाड़ जो था वो अकबर की अधीनता इस युद्ध में स्वीकार नहीं करता है। बाद में जो है इसके कुछ क्षेत्रों पर जो है मुगलों ने अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में पुनः जो है महाराणा प्रताप इसके जितने भी अधिकार क्षेत्र थे उस पर जो है क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। महाराणा प्रताप वापस में जो है इस युद्ध में
इसे अब जो कि इसके द्वारा मुगलों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, वापस से जो है इस उस पर जो है अपना कब्जा स्थापित कर लिए थे। 18 जून 1576 को जो ये युद्ध हुआ था, इसको अबुल फजल जो था वो खमनौर का युद्ध कहता है। अबुल फजल क्या कहता है? खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध। जबकि अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहता है। जबकि और एक शासक था बदायूनी, और एक था बदायूनी, बदायूनी इसे गोखुंडा का युद्ध कहता है, गोखुंडा का युद्ध। कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछता है किसी किसी का एग्जाम्स में, तो अबुल फजल इसे खमनौर का, जबकि बदायूनी इसे गोखुंडा का युद्ध कहता है। जबकि कर्नल टाड जो था, कर्नल टाड, कर्नल टाड ने एक राजपूत स्टेटमेंट इसके लिए दिया हुआ है। इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली इसको कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टाड ने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर। इस युद्ध का परिणाम के बारे में यही कहा जाता है कि अकबर ने अपनी जीत के बारे में बोला था कि मेरी जीत है, जबकि महाराणा प्रताप ने अपनी जीत के बारे में बोला था। क्योंकि अकबर ने तो एक बार कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप ने जो है दोबारा अपने क्षेत्रों को वापस ले लिया था। इस युद्ध के बाद अकबर के लिए सबसे बड़ी बात होती है गुजरात विजय के बारे में, गुजरात विजय के बारे में, गुजरात विजय के बारे में। तो गुजरात विजय कब होता है? 1572-73 ईस्वी में, 1572-73 ईस्वी में गुजरात विजय अकबर करता है। और गुजरात विजय मोहम्मद खां तृतीय एवं हुसैन मिर्जा था। कौन था? मोहम्मद खां तृतीय एवं हुसैन मिर्जा, इनके विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने गुजरात अभियान किया था। और ऐसा माना जाता है कि गुजरात की जो यात्रा थी वो 42 दिन की यात्रा थी। कितनी यात्रा थी? 42 दिन की यात्रा होती है। लेकिन अकबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए बहुत तेजी से आक्रमण किया और मात्र 9 दिन में ही इस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। इतिहासकार स्मिथ ने इस युद्ध के बारे में कहा है कि किसने? इतिहासकार स्मिथ ने इस युद्ध के बारे में कहा है कि यह संसार के सबसे द्रुतगामी विजयों में से एक माना है इस युद्ध को, क्योंकि 42 दिन की यात्रा अकबर ने मात्र 9 दिन में तय किया हुआ था। घोड़े पे घोड़े चेंज करते गए और जो है उसको जो है पहले से प्री प्लानिंग सारी जो है इसमें चीजें तय की गई थी। और ये युद्ध मात्र 9 दिन के अंदर जो है वापस अपने स्थान पर आ गया। स्मिथ ने इसे इतिहास के सबसे द्रुतगामी विजयों में से एक कहा है। और गुजरात अभियान के समय ही, गुजरात अभियान के समय ही अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। सर्वप्रथम किसी समुद्र को अकबर ने गुजरात अभियान के समय ही देखा था। ये भी क्वेश्चन बार बार इतिहास में पूछता है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो कि कहाँ बनता है? फतेहपुर सीकरी में बनता है। अकबर ने इस दरवाजे को बनवाया था। इसके अलावा भी अन्य कुछ विजय हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे बिहार एवं बंगाल विजय, बिहार एवं बंगाल विजय। अकबर ने बिहार एवं बंगाल विजय कब प्राप्त किया? तो बिहार एवं बंगाल विजय 1578 ईस्वी में प्राप्त किया था। ठीक है, 1578 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में। जबकि काबुल विजय 1581 में। काबुल विजय कब प्राप्त की थी? काबुल विजय 1581 ईस्वी में। कभी कभी जांच में ये दे पूछता है कि काबुल विजय कब प्राप्त हुई थी, कश्मीर विजय कब प्राप्त हुई थी। तो कश्मीर विजय 1585 में, कश्मीर विजय 1585 में। जितनी विजय है इसको आप लोग नोट करते हुए चलेगा, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंध विजय 1591 में, सिंध विजय 1591 ईस्वी में। सिंध विजय को 1591 ईस्वी में इसने प्राप्त किया था। जबकि उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी में और कांधार विजय 1595 ईस्वी में। उड़ीसा विजय कब? 1592 ईस्वी में। और कांधार विजय, कांधार विजय कब? 1595 ईस्वी में। इतना विजय अकबर ने और प्राप्त किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग अकबर के दक्षिण भारत अभियान के बारे में बात करने चल रहे हैं, दक्षिण भारत अभियान के बारे में। ठीक है, दक्षिण भारत का अभियान। और दक्षिण भारत का अभियान करने वाला अकबर पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत का अभियान, दक्षिण भारत का अभियान करने वाला अकबर पहला मुगल शासक था। पहला मुगल शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया? तो वो अकबर था। और इसमें खानदेश, खानदेश, अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा पर अकबर ने अधिकार किया हुआ था। ठीक है, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर। खानदेश जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। खानदेश को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार खानदेश को बोला जाता था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता
है। और दक्षिण भारत इसने अकबर की अधीनता स्वतः स्वीकार कर ली थी। ठीक है। इसके अलावा अहमदनगर है। तो अहमदनगर में एक शासिका आप लोगों ने पढ़ा हुआ था अकबर के समय, चांद बीवी। चांद बीवी, जिसे अकबर ने आक्रमण करके इसे भी अपने राज्य में मिला लिया था तथा अहमदनगर बराबर था अहमदनगर क्षेत्र को जीत लिया था। जबकि बीजापुर के शासक ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस तरीके से गोलकुंडा पर भी अकबर ने अधिकार कर लिया था। लेकिन जो सबसे अंतिम युद्ध अकबर का माना जाता है वो असीरगढ़ का युद्ध माना जाता है। असीरगढ़ का युद्ध अकबर का अंतिम युद्ध माना जाता है। असीरगढ़ का युद्ध, ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ का युद्ध जो था अकबर ने घूस देकर जीता हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध अकबर ने घूस देकर या रिश्वत देकर जीता हुआ था। और ये 1601 ईस्वी में, कब? 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में इस युद्ध को अकबर ने जीता था। और इसके जो असीरगढ़ का जो किला था, असीरगढ़ का किला, क्योंकि खानदेश जो था, ये खानदेश ने पुनः एक बार विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। उसी विद्रोह को दबाने के लिए अकबर गया था और इसमें जो है रिश्वत देकर अकबर ने युद्ध जीता था। और इसका जो किला था असीरगढ़ का, ऐसा कहा जाता है कि इस किले को सोने की चाबी से अकबर ने खोला था। सोने की चाबी से अकबर ने इस किले को खोला था। और यह युद्ध अकबर का आखिरी युद्ध था, असीरगढ़ का युद्ध। इसके बाद 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और किससे हो जाती है? डायरिया से। अकबर की मृत्यु किससे होती है? तो डायरिया से ग्रसित होकर अकबर की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसका पुत्र जो आता है सलीम जहांगीर, वो अगला शासक बनता है। लेकिन इससे पहले हम लोग अकबर के बारे में और बहुत सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। अभी आगे अकबर के नवरत्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब फतेहपुर सीकरी के बारे में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं फतेहपुर सीकरी, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? 1571 में। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर को बसाया। फतेहपुर सीकरी नगर को बसाया या इसकी स्थापना की, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। और अपनी राजधानी जो थी वो आगरा से फतेहपुर का स्थानांतरित कब किया था? 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया और अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित किया। और 1575 ईस्वी में ही 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना मतलब पूजा गृह। इबादत खाना का मतलब क्या होता है? पूजा गृह, या जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। और यहाँ सभी धर्मों के लोगों को आने की आज्ञा थी या अनुमति थी। और कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन जो होता था, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे और अपने धर्मों के बारे में बात करते थे। ऐसा होता था कि इसमें सभी धर्मों के लोग उपस्थित थे, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग नहीं थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, पारसी जितने भी होते थे, सभी इसमें इकट्ठा थे, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं था। और ऐसा कहा जाता था कि धीरे धीरे इसमें विवाद बढ़ने लगा और अलग अलग धर्मों में ही जो है इसमें फूट पड़ने लगी। इसे अकबर ने क्या कर दिया था? बंद करवा दिया था। अकबर ने बाद में इस इबादत खाने को बंद करवा दिया और उसको ही क्या कहा गया? सुलह ए कुल। सुलह ए कुल। सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? सुलह ए कुल। क्योंकि जब हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों के लोग आपस में टकराने लगे, तो उनके टकराव को देखते हुए अकबर ने इस नीति को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ना कि केवल एक धर्म को लेके इसने उसने चला। और उसी इस नीति को क्या कहा जाता है? सुलह ए कुल की नीति। और इतिहासकार स्मिथ ने इबादत खाने की इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि सर्वधर्म संसद। इतिहासकार स्मिथ ने इसके बारे में कहा था कि सर्वधर्म संसद। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे सभी धर्मों के लोग इस संसद में आ सकते थे, अपनी अपनी बातें रख सकते थे, जिसे अकबर ने शुरू किया था इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। जबकि 1579 ईस्वी में 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। किसकी? मजहर की घोषणा की थी। और मजहर की घोषणा के बाद ही अकबर ने इमाम की उपाधि धारण की थी। अकबर ने इमाम की उपाधि मजहर की घोषणा के बाद ही की थी। और इसे कहा था, इस घोषणा में इसने इसलिए किया क्योंकि इसमें अकबर ने एक कथन दिया कि धार्मिक विवाद जो भी होंगे, धार्मिक विवाद जो भी होंगे उसे राजा हल करेगा। राजा का मतलब बादशाह ही हल करेगा। और इससे अकबर को जो है धार्मिक एकाधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है। और इसके बाद 1582 ईस्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1582 ईस्वी में दीने ए इलाही नामक एक धर्म चलाया। दीन ए इलाही नामक एक धर्म कब चलाया? 1582 ईस्वी में। और इसमें किसी को मजबूर नहीं किया कि कोई आके इसमें शामिल हो।
इसे तौहीद इलाही या दैवी दैवी एकेश्वरवाद भी कहा जाता था। तौहीद इलाही, तौहीद ए इलाही, या इसी को दैवी एकेश्वरवाद, दैवी एकेश्वरवाद की संज्ञा दी गई थी। तौहीद इलाही या दैवी एकेश्वरवाद की संज्ञा दी गई है। और जबकि 15 इसमें किसी भी धर्म के लोगों को जो है आने की मतलब जोर नहीं दिया जाता था, जिसका मन करे वो इसको ज्वाइन करे। बीरबल जो था वो एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही को क्या किया था, ग्रहण किया हुआ था। जबकि इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल था। ठीक है, अबुल फजल इसका जो प्रधान पुरोहित था दीन इलाही का, जिसने इसको जो है चलाया सही से, वो कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल ही था, अबुल फजल ही था जिसने आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना की है। आईने अकबरी, आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने ही की है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने ही की थी, जो कि दीन इलाही धर्म का प्रमुख धर्म पुरोहित था। इसके बाद 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर जारी किया जिसे क्या कहा गया? इलाही संवत। 1583 ईस्वी में इलाही संवत नामक एक नया कैलेंडर जारी किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो संप्रदाय था एक चिश्ती संप्रदाय। सूफी मत में अकबर चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया था। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो था वो फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया गया है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फतेहपुर सीकरी के बारे में हम लोग कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इतना मान के चलिएगा कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा था वो है वो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। किसे किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। एक जैनाचार्य थे हरिविजय सूरी, जैनाचार्य थे हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी। इसको अकबर ने एक उपाधि दी थी जगत गुरु की। जगत गुरु की उपाधि किस जैनाचार्य को अकबर ने दी थी? जगत गुरु की उपाधि हरिविजय सूरी को। जबकि एक और जैनाचार्य थे, उनका नाम था जिन चंद्र सूरी, उनका नाम था जिन चंद्र सूरी। तो जिन चंद्र सूरी को किसका उपाधि दी थी? जिन चंद्र सूरी को ही युग प्रधान की उपाधि दी थी। युग प्रधान, युग प्रधान। और 200 बीघा जमीन भी जिन चंद्र सूरी को प्रदान किया हुआ था। दोनों जैन आचार्य थे। जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि, जबकि जैन आचार्य जिन चंद्र सूरी को युग प्रदान की उपाधि अकबर ने प्रदान की हुई थी। जबकि अकबर ने सिख गुरु रामदास को, रामदास को अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघे जमीन, 500 बीघा जमीन अमृतसर नामक नगर बसाने के लिए दिया हुआ था। और अमृतसर नामक नगर बसा, और यहीं पर स्वर्ण मंदिर भी रामदास ने बनवाया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए मुगल शासन व्यवस्था, तो मुगल शासन, पहले हम लोग फतेहपुर सीकरी के बारे में यहीं थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी 1986 में, 1986 में फतेहपुर सीकरी को जो है वो 1986 में विश्व धरोहर स्थली में शामिल किया गया, फतेहपुर सीकरी को। और जामा मस्जिद इसी इसी में है, फतेहपुर सीकरी में ही एक है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जिसे शान फतेहपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शान ए फतेहपुरी, फतेहपुरी का शान कहा जाता है किसको? जामा मस्जिद को। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। जबकि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी इसी फतेहपुर सीकरी में है। और इसके अलावा बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, वो भी इसी में है। जबकि जोधाबाई महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, इसके अलावा मरियम की कोठी, मरियम की कोठी भी इसी में है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी ये भी कहाँ पे है? बार बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है किस जगह इसकी स्थापना हुई है, तो फतेहपुर सीकरी में इसको बनवाया गया है। एक इतिहासकार थे पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन, उन्होंने तुर्की सुल्तान की कोठी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्थापत्य कला का मोती कहा है। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना की कोठी को स्थापत्य कला का मोती कहा है। स्थापत्य कला का मोती किस कोठी को कहा गया है? किस जगह को कहा गया है? तो तुर्की सुल्तान की कोठी को कहा गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? फतेहपुर सीकरी में कहा गया है। स्थापत्य कला का मोती किसको कहा गया है? तुर्की सुल्ताना की कोठी को। अब हम लोग मुगल कालीन जो है अकबर के शासन व्यवस्था को देखते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था कैसे थी। इतनी बातों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, मुगल शासन व्यवस्था
इसे स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। 1573 ईस्वी में 1573 ईस्वी में अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। अब घोड़ों को दागने, मैंने बोला था घोड़ों को दागने या सैनिकों का हुलिया लिखने का मतलब ये होता है कि पहचानने की प्रथा। अब से मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार हुआ, कुछ हुआ, कोई सैनिक भ्रष्टाचार किया, तो सैनिकों को पहचानने के लिए कहाँ उसकी तिल है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, क्या उसका आकार है, हर चीज के बारे में कागज में नोट किया जाता था। उसी को ही कहा जाता है सैनिकों का हुलिया लिखने का, या घोड़ों को दागने की प्रथा, मतलब घोड़ों को पहचानने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, घोड़ों को दागने की प्रथा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत अकबर ने 1573 में की थी, जबकि दिल्ली सल्तनत में इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। इसके अलावा 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया। किसके आधार पर? मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया। आधार पर सैनिक संगठन किया। सैनिक, अब मनसबदारी व्यवस्था क्या है? तो मनसबदारी जो व्यवस्था थी, एक तरीके से पद और वेतन जो होती थी इसमें निर्धारित होती थी। मनसबदारी मतलब ये होता है एक मनसब दिया जाता था और वो पद और वेतन को बताता था। पद और वेतन को, कि आप किस पद पर हैं, आपका वेतन क्या है, वो निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन का निर्माण किया, जो कि दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जो कि सल्तनतकालीन सेना का भी ये ढांचा ऐसे ही था, सल्तनत दशमलव प्रणाली पर। ठीक है। और मनसबदारी प्रथा व्यवस्था के आधार पर इसका निर्माण किया हुआ था। जबकि एक क्वेश्चन और पूछता है, जाब्ती प्रणाली। जाब्ती प्रणाली जाब्ती प्रणाली जो कि भू राजस्व वसूली के लिए शुरू किया गया था। भू राजस्व वसूली के लिए शुरू किया गया था, मतलब भूमि की माप या आकार के आधार पर लगान निर्धारित व्यवस्था शुरू की थी। किसने की थी? इसकी शुरुआत अकबर ने ही की थी, जाब्ती प्रणाली की। जबकि आईने दहसाला पद्धति आईने दहसाला पद्धति इसकी शुरुआत किसने की थी? तो आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत अकबर ने ही की थी। आईने दहसाला पद्धति, और आईने दहसाला पद्धति जो थी ये 1580 में राजस्व सुधार हेतु शुरू की गई थी। 1580 में किसके लिए? राजस्व सुधार हेतु। राजस्व सुधार हेतु। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो राजा टोडर मल थे। राजा टोडर मल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राजा टोडर मल। टोडर मल पद्धति को ही आईने दहसाला पद्धति कहा जाता है, जो कि राजस्व सुधार हेतु इसका निर्माण किया गया था, आईने दहसाला पद्धति। इसके अलावा अकबर के द्वारा जो स्थापित किले हैं, अकबर के द्वारा 3 स्थापित किले हैं। पहला आगरा, फिर इलाहाबाद, आगरा, इलाहाबाद और लाहौर। अकबर के 3 किले हैं। इलाहाबाद के किले में तो आप लोग घूम चुके होंगे, लेकिन आगरा और लाहौर का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया है। कहा जाता है कि राल्फ फिंच एक अंग्रेज था। राल्फ फिंच राल्फ फिंच जो कि 1582-83 में, 1583 से 1591, 1583 से 1591 तक फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? राल्फ फिंच था, प्रथम अंग्रेज, जो कि कहाँ पहुंचा था? फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिंच था, जो कि अकबर के समय पहुंचा था। 1583 से 1591 ईस्वी तक यहाँ पे रहा था। ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अकबर के नवरत्न के बारे में, जो कि अंतिम बात होगी अकबर के क्लास के बारे में। तो अकबर के नवरत्नों के बारे में आप लोग अच्छे से क्लास देखिएगा। अकबर के नवरत्न, सबसे पहला नाम अगर नवरत्न में किसी का आता है तो वो बीरबल का आता है। बीरबल, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बीरबल। इनका जो जन्म हुआ था वो कालपी में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? कालपी, जो कि जालौन में। और इनका जो बचपन का नाम, इनका जो एक और नाम था महेश दास। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास इनका नाम था। दूसरा नाम क्या था? महेश दास। जन्म कहाँ पे हुआ था? 1528 ईस्वी में। कालपी, कालपी कहाँ पे है? जालौन में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कालपी नामक स्थान पर 1528 ईस्वी में हुआ था। और ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। किससे? ब्राह्मण वंश से। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1586 ईस्वी में हुई थी, जो कि यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, और वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1586 ईस्वी में। और अकबर ने इसे कविराज या कवि प्रिय की उपाधि दी थी। कविराज या कवि प्रिय की उपाधि, कविराज की उपाधि किसको दी थी? बीरबल को दी थी अकबर ने।
और दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? वो बीरबल था। इसके अलावा हम लोग फैजी की बात करते हैं। फैजी जो कि इसके दूसरे नवरत्न थे। फैजी फैजी को इसने राज कवि की उपाधि दी थी। कविराज की उपाधि बीरबल को, जबकि राज कवि की उपाधि फैजी को दी थी। ठीक है, और फैजी को राजकवि की उपाधि दी थी। और फैजी जो था अबुल फजल, जो कि अकबर का एक और नवरत्न था, इसका बड़ा भाई था। अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, ये फैजी का छोटा भाई था, जबकि फैजी जो था अबुल फजल का बड़ा भाई था। बात वही हुआ। तो अबुल फजल जो था यह अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव था। अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव था। और शहजादा सलीम के इशारे पर कहा जाता है कि जब 1602 ईस्वी में शहजादा सलीम जो था जहांगीर, अपने पिता अकबर के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया था। तो इलाहाबाद के उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा था। और शहजादा सलीम के इशारे पर ही ओरछा के सरदार थे, सरदार वीर देव सिंह, सरदार वीर सिंह देव, और उन्हीं सरदार वीर सिंह देव ने ही अबुल फजल की रास्ते में क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। सरदार वीर सिंह देव ने, वीर सिंह देव ने ही किसके इशारे पर? शहजादा सलीम के इशारे पर अबुल फजल की रास्ते में क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कब? 1602 ईस्वी में। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात आता है वो तानसेन के बारे में आता है। तानसेन, तानसेन अकबर के नवरत्नों में से सबसे एक महान नवरत्न तानसेन। तानसेन जो था इसका नाम क्या था? रामतनु पांडे। इसका एक और नाम मिलता है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। और इसका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी समाधि भी कहाँ पे बनाई गई है? ग्वालियर में ही इसकी समाधि, और ग्वालियर में भी इसके जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर ने इसे एक उपाधि दी थी तानसेन को। किसकी उपाधि दी थी? कंठा भरण वाली वाड़ी विलास, कंठा भरण वाड़ी विलास। ठीक है, एक उपाधि दी थी, क्योंकि ये संगीत का बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत के बहुत बड़े जानकार थे। तो इसलिए जो है अकबर ने इसे कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। संगीत, इनके संगीत गुरु जो थे वो हरिदास थे। स्वामी हरिदास तानसेन के संगीत गुरु थे। इसे अकबर ने भी आमंत्रित किया था, लेकिन हरिदास आने से मना, हरिदास जो है अकबर के दरबार में आने से मना कर दिए थे। ठीक है, तो अकबर जो था वो तानसेन को अपना गुरु मानता था। तानसेन को अपना संगीत गुरु कौन मानता था? संगीत गुरु अकबर किसे मानता था? वो तानसेन को ही मानता था। संगीत गुरु अकबर तानसेन को ही मानता था। इसके अलावा पांचवी बात की जाए तो मान सिंह की बात आती है। एक और नवरत्नों में से कौन था? मान सिंह। मान सिंह, जिसे अकबर ने 7,000 का मनसबदार प्रदान किया था। कितने का? 7,000 का मनसबदार प्रदान किया था। और अकबर इन्हें मिर्जा राजा व फरजंद की उपाधि प्रदान किया था। मिर्जा राजा, मिर्जा राजा, या इसी को ही फरजंद। फरजंद का मतलब क्या होता है? फरजंद का मतलब होता है पुत्र। तो फरजंद एवं पुत्र की उपाधि अपने किस नवरत्न को अकबर ने प्रदान किया हुआ था? तो मान सिंह को प्रदान किया हुआ था। जहांगीर जो था वो मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। जहांगीर मतलब सलीम, बूढ़ा भेड़िया। बूढ़ा भेड़िया किसे कहता था? मान सिंह को कहता था। सलीम, कभी कभी जहाँ से क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, कि अकबर के किस नवरत्न को जो है सलीम या जहांगीर बूढ़ा भेड़िया कहता था? तो वो मान सिंह को कहता था। और यही मान सिंह था जिसने वृंदावन में एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर का नाम था गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर इसने वृंदावन में बनवाया था। ठीक है, मान सिंह ने। जबकि छठवें की बात की जाए तो राजा टोडरमल आता है। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। अब राजा टोडरमल जो था ये एक क्षत्रिय जाति से था। ये उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था। और ये दहसाला पद्धति, दहसाला पद्धति, आईने दहसाला पद्धति, इसी का जो है निर्माण किया हुआ था। ठीक है, आईने दहसाला पद्धति, जो कि 1580 ईस्वी में किया गया था। अकबर इसे दीवान ए अशरफ कहता था। राजा टोडरमल को दीवान ए अशरफ कहता था। और अबुल फजल जो है इसे भोला बाबा कहता था। राजा टोडरमल को जो अबुल फजल थे, राजा टोडरमल का बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। तो अबुल फजल राजा टोडरमल को क्या कहते थे? भोला बाबा कहते थे। भोला बाबा, नोट करते हुए चलेगा, भोला बाबा। ठीक है, अबुल फजल राजा टोडरमल को कहते थे। इसके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम, अब्दुल अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना की उपाधि इसको अब्दुल रहीम को कब मिली थी? गुजरात विजय के दौरान। गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसे खाने खाना की उपाधि दी थी अब्दुल रहीम को। ठीक है, खाने खाना। और ये बैरम खां का पुत्र था। खान ए खाना,
खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था? बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था, बैरम खां का पुत्र था। ये कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था, तो वो बैरम खां का पुत्र था। जहांगीर इसे अपना गुरु मानता था। सलीम यानी जहांगीर, जहांगीर या सलीम इसे अपना गुरु मानता था। बात की जाए 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। अब मुल्ला दो प्याजा इसका नाम क्यों पड़ा? मुल्ला दो प्याजा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे खाने में दो प्याज अधिक पसंद थे। खाने में इसको दो प्याज अधिक पसंद थे, इसलिए अकबर ने इसका नाम क्या रखा? दो प्याजा, यानी मुल्ला दो प्याजा। ऐसा मुल्ला जो कि दो प्याजा हमेशा मांगता है खाने में, उसका नाम नाम ही रख दिया मुल्ला दो प्याजा। जबकि नेक्स्ट नंबर आता है 9वां नंबर, हकीम हकीम हुकाम। नेक्स्ट नंबर आता है हकीम हुकाम। हकीम हुकाम ये अकबर के रसोइये का प्रधान था। अकबर के रसोइये का प्रधान था हकीम हुकाम, ठीक है। और इस तरीके से अकबर के नवरत्नों के बारे में आप लोगों ने देखा। तो अकबर ने जो फैजी था, फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फैजी की अध्यक्षता में क्या किया था? एक अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किसकी अध्यक्षता में किया हुआ था? तो फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना किया हुआ था। और इस तरीके से बदायूनी जो था वो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। जबकि फैजी ने एक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। और इसके अलावा जो था वो अबुल फजल जो था वो कालिया दमन का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अकबर, और जबकि महाभारत की बात की जाए तो महाभारत अकबर के कहने पर, यानी अकबर के आदेश पर या कहने पर जो भी मान लीजिए, महाभारत का रज्मनामा नाम से, किससे? रज्मनामा, इस नाम से फारसी में अनुवाद किया गया, करवाया। किससे करवाया? तो रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, नकीब खां, नकीब खां। जबकि बदायूनी, बदायूनी, नकीब खां, बदायूनी, इसके अलावा फैजी, तीनों के फैजी आदि के द्वारा जो है, तीनों का नाम विशेष करके आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग शामिल थे इसमें। नकीब खां, बदायूनी, फैजी, तीनों के द्वारा महाभारत का रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। कश्मीर के एक ग्रंथकर्ता थे, कश्मीर के ग्रंथकर्ता थे मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन कश्मीर के एक ग्रंथकर्ता थे मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने एक उपाधि प्रदान की थी, जरी कलम। जरी कलम मतलब बहुत, जिसका कलम बहुत तेजी से चलता है, बहुत शानदार तरीके से चलता है, जरी कलम। जरी कलम की उपाधि कश्मीर के शासक के, कश्मीर के ग्रंथकर्ता मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की हुई थी। तो इस तरीके से 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र सलीम या जहांगीर मुगल काल का अगला सुल्तान बनता है। हम लोग मुगल काल के अगले सुल्तान जहांगीर के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ से जानकारी अच्छी प्राप्त हुई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।